आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वापस एक प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। 31 तारीख यानी साल का आखिरी दिन है, और साल के इस आखिरी दिन में भी हम आपके सामने हाजिर खिदमत है इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ जहाँ जैसे इस साल पूरा रहा है, अगले आने वाले साल में भी हम एक साथ रहें, आपके सामने हम आते रहें, आपको हर पल की खबर भी हम बताते रहें। तो फिलहाल आज भी कुछ अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ग्राउंड ज़ीरो की सूरत हाल आपको बतानी है, सरकार जो वादे कर रही है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और साल जो चला गया इसे आप कैसे देखते हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, उस पर आप लिखेंगे कि साल 2020 को आप किन अल्फाज में याद करेंगे, और जो जो कमेंट आप करते रहेंगे बीच बीच में आज से वो पढ़ता भी जाएगा, ताकि आपका और हमारा साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन खबरों के सफर पर आने से पहले एक बार आपको फिर याद दिलाते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए आप और हम आपस में बात कर ही रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज़रूर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसे, ताकि आप पल पल की खबर से बाखबर रहे। और इन सभी चीज़ों को आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और शेयर इसलिए करना है ताकि जम्मू कश्मीर की सही आवाज़ पूरी दुनिया में जा सके और हम फ़ख्र से कह सके कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्हें मुख्तलिफ लेबल से आज के दिन भी याद किया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात खबरों की करते हैं, और खबर आज सबसे पहले पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। 31 तारीख है और पाकिस्तान के अंदर सियासी घमासान काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, और बादल जो मंडला रहे थे वहां पर सियासी बादल वो और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और खतरा बन गया है नवाज शरीफ साहब के लिए। जी, बड़ी खबर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है नवाज शरीफ के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कार्रवाई पहले ही चल रही थी, मुख्तलिफ मामलात में मुकदमा दर्ज है। अब उनका पासपोर्ट 16 फरवरी से मनसूख करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट को हिदायत जारी कर दी गई है कि नवाज शरीफ को अब इसके बाद पाकिस्तान आने की, क्योंकि उनका 16 फरवरी से ये मनसूख हो जाएगा पासपोर्ट, उनकी मुद्दत भी खत्म हो जाएगी पासपोर्ट की उसके साथ, तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक उनके खिलाफ अब शिकंजा और भी टाइट किया जा रहा है, कसा जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान अगर वापस लौटते तो ठीक, नहीं तो उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं होगी। और इस सिलसिले में मुतलका हुकाम जो अथॉरिटीज हैं उन्हें हिदायत जारी कर दी गई है। हुकूमत का यह भी कहना है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ 17 ऐसे अलग अलग मुकदमात हैं जिनमें नैब भी कार्रवाई उनके खिलाफ गुज़श्ता कई बरसों से कर रहा है। लेन देन के मामलात हैं, रिश्वत सतानी के मामलात हैं, बदनवानी के मामलात, जिनमें अब कार्रवाई आगे बढ़ी है। और पाकिस्तान हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ का, जिसकी मुद्दत पासपोर्ट की 16 को खत्म हो रही है, और उस दिन उनके पासपोर्ट की आखिरी तारीख भी होगी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, यानी आज के बाद पाकिस्तान में शायद ही नवाज शरीफ वापस आते नजर आए। चलिए जी, नवाज शरीफ की खबर हमने आपको बता दी कि शेख रशीद अहमद ने वज़ीर दाखिला की हैसियत से इस बात का ऐलान कर दिया कि उनके पासपोर्ट को मनसूख किया जाएगा अगर वो वापस नहीं आते हैं। बढ़ते हैं आगे, और दूसरी बड़ी खबर मुल्क की सतह की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शदीद सर्दी के बीच किसान सरापा एहतजाज है, और कल हुकूमत और किसानों के बीच मुज़ाकरात भी हुए हैं, जिस बीच माना जा रहा है कि 50% मामला तय पाए गए हैं। और इस बीच पराली और बिजली के मामले पर इत्तेफाक हुआ, यानी 4 मामले जो किसानों के थे उसमें फैसला हुआ 7वें दौर की मीटिंग में कि इन 2 मामलात पर जहां पर इत्तेफाक हो गया है, सरकार ने किसानों की बात मान ली है जो मुतालबा था। और 7वें दौर की मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि 4 जनवरी को अब जो मीटिंग होगी शायद उसमें हतमी नताइज या हतमी फैसला लिया जा सकता है। कल हुई मीटिंग में जो सरकार की तरफ से पराली जलाने का मामला था, जो किसानों के ऊपर जो मान रहे थे कि खदशात थे कि उन पर बोझ पड़ेगा, उनसे ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश हो रही है, तो उस पर वो खदशात दूर करते हुए सरकार ने जो मुतालबा किसानों की तरफ से था वो मान लिया गया है। दूसरी बात, जो बिजली का बिल है, इस्लाहात जो लाई गई थी, उनको सरकार की तरफ से किसानों के उस सर्कल में शामिल न करने का फैसला किया गया है। 7वें दौर की मीटिंग के दौरान 4 में से 2 बातों पर इत्तेफाक हो गया दोनों फरीकों के दरमियान, और सरकार ने लगभग 50% मांगे सरकार किसानों की मान ली है।
और मुज़ाकरात के हवाले से मरकजी वजीर का मानना है कि मुज़ाकरात और भी आगे बढ़ेंगी और नेक्स्ट राउंड में और ज़्यादा पेशरफ्त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 50% बातचीत के जरिए से फिलहाल मामला तय पाया गया है। चलिए जी, ये तो किसानों की खबर थी जो हमने आपके सामने रख दी कि मुज़ाकरात लगातार जारी है और कल के मुज़ाकरात के बीच अच्छी खबर ये कि कुल मिलाकर 50% मामला जो है वो तय पाया गया था। 4 में से 2 इश्यूज जो है वो एड्रेस हो गए हैं। बाकी मानदा 2 मामलात पर मुज़ाकरात बातचीत को जारी रखने का दोनों तरफैन की तरफ से बात कही गई है। इधर किसानों की तरफ से भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि मामला साफ है और जब तक ये मामला उनका हल नहीं होता है तब तक शायद ही वो अपने एहतजाज को ख़त्म कर सके। तो बढ़ते हैं आगे और तीसरी बड़ी खबर, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और मुल्क भर के कई शहरों के अंदर आज जश्न हुआ करता था। इंतज़ामिया, मुख्तलिफ रियासतों की इंतज़ामिया की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जश्न नहीं होगा और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर, यानी मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर अब नाइट कर्फ्यू का निफाज आज 11 बजे से लगा दिया गया है ताकि किसी तरीके का कोई जश्न ना हो। कोविड के नए स्ट्रेन के पेश नजर सरकार ने फैसला लिया है कि नए साल के मौके पर दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुतअद्दिद मकामात पर सख्त बंदिशें आयद रहेंगी। कहीं भी जश्न की इजाजत लोगों को नहीं मिलेगी। दीगर कई रियासतों में भी खबरें हैं कि वहां पर जो रियासती इंतजामिया है वो ये फैसला ले रही है कि कोविड के प्रोटोकॉल को ब्रीच ना किया जाए, उसे तोड़ा ना जाए, इसलिए पाबंदियां उन इलाकों के अंदर भी रह सकती है जहां पर गुज़श्ता दिनों हम देख रहे थे कि चहल पहल ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन राजधानी के अंदर सरकार की तरफ से आज दोपहर से लेकर रात तक आप देखेंगे, कल सुबह तक भी देखेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर नए साल के मौके पर एक त्योहार का समा होता था, जश्न का माहौल होता था, वहां पर सन्नाटा रहेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी यह जिम्मेदारी दी गई है उन इलाकों के अंदर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाए जहां पर किसी भी किस्म की लापरवाही होती है, इंतजाम के फैसले की खिलाफ वर्जी अगर कहीं पर होती है। क्योंकि कोविड का नया स्ट्रेन जिसके 3 दर्जन के करीब केसेस मुल्क के अंदर सामने आ चुके हैं और नाइट कर्फ्यू पर इस बार ना ही आप पटाखे फोड़ पाएंगे और ना ही जश्न की तैयारियों में जो लोग सड़कों पर, कौमी शाहराहों पर मसरूफ नजर आते थे, बड़ी तकरीबात का इनेकाद होता था, होटल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। और दिल्ली के अंदर पहले ही नई साल के जश्न पर पाबंदी सरकार की तरफ से आयद कर दी गई। चलिए जी, बढ़ते हैं जरा आगे। आज का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इम्तिहानात के हवाले से भी हतमी डेट्स का आना मुतवक्को है, क्योंकि मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल की तरफ से साफ कर दिया गया था कि CBSE के तहत 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और 10वीं और 12वीं के लिए डेट शीट अब सामने आएगी, जहां पर शाम 6 बजे वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक तारीखों का ऐलान करेंगे। लेकिन इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे, ये पहले वजीर तालीम और मुतलका हुकाम की तरफ से कह दिया गया है। CBSE बोर्ड इम्तिहानात का ऐलान आज हो जाएगा और आज के बाद ये 10th और 12th के जो मुल्क भर के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर लें, क्योंकि शेड्यूल सरकार की तरफ से, कंसर्न्ड अथॉरिटीज की तरफ से आज जारी कर दिया जाएगा और खुद एजुकेशन मिनिस्टर आज इसका ऐलान करने वाले हैं। बढ़ते हैं जरा आगे, जल्दी से आपको जरा और भी खबरें बतानी है और उसके बाद जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे जहां से छोटी बड़ी खबरों का एक लेखा जोखा आपके सामने। लेकिन बात जरा कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की भी करेंगे जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हड़कंप है और मुल्क भर के अंदर नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। कई लोग जो यूके से वापस मुल्क पहुंचे थे, बर्तानिया से वापस आने वाले लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। नए स्ट्रेन का जो मुल्क के अंदर इस वक्त ग्राफ बढ़ रहा है, बेशतर लोग, आप 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त जो बाहर से वापस आए थे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। गुड़गांव के अंदर भी, जहां पर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक एक बड़ी तादाद 32 ऐसे लोग जो यूके से वापस आए थे, लेकिन 14 लोगों के यहां पर टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन्हें एक एक्स्ट्रा टेस्ट जो यहां पर होता है इस स्ट्रेन से बचने के लिए, इसकी शनाख्त करने के लिए, उसके लिए भेज दिया गया है। दीगर लोगों को भी उन पर करीबी नजर रखी जा रही है। लेकिन खबर यह भी है कि इन लोगों के साथ राब्ते में आने वाले लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं।
32 ऐसे लोग हैं जिनका अभी गुड़गांव के अंदर पता ही नहीं चल पाया। अथॉरिटीज के अंदर जो अभी लापता है, यानी यूके से वापस आए थे, 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राब्ते में आने वाले 30 से ज्यादा लोग अब भी जिनकी शनाख्त होना बाकी। चलिए जी, गुड़गांव के बाद जरा खबर वैक्सीन की भी आपके सामने रख दें, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जहां दुनिया भर की नजरें इस वक्त कई बड़े अहम और हसास इदारों पर है, वहीं पर सीरम और दीगर इदारे भी कमर कस चुके हैं वैक्सीन को लेकर। मुल्क में कोविड वैक्सीन की तैयारियां आखिरी मरहले में। यूके की मंजूरी के बाद भारत में भी वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है और अगले हफ्ते यूके के अंदर बर्तानिया में, जहां पर वैक्सीन एस्ट्राजेनेका शुरू कर दी जाएगी। सीरम की तैयार करदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो इस इदारे ने वैक्सीन तैयार की है, अगले हफ्ते बर्तानिया के अंदर वैक्सीन शुरू होगी। लेकिन इंतजार अब यह किया जा रहा कि जैसे ही यूके इसको मंजूरी देता है, वहां पर पहले नताइज सामने आएंगे। उसके बाद मुल्क के अंदर सीरम इदारे के जिम्मेदारान सरकार की इजाजत के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्क के अंदर इस कोविड वैक्सीन का आगाज कर दिया जाएगा। एस्ट्राजेनेका का जिसको लेकर दावा यह भी है सीरम इदारे के सरबराह का कि मुल्क के अंदर या दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी, जो 500 में आप 2 डोजेज ले सकते हैं, जो मुतलका हुकाम की तरफ से कहे गए हैं। लेकिन अब 2 तरह की यहां पर जो फैसले सामने आने हैं। इंतजार इस बात का कि बरतानिया हुकूमत जब इसको मंजूरी देगी अगले हफ्ते, एक वो, दूसरा हिंदुस्तान के अंदर एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए भी सरकार से पहले ही जो इजाजत तलब की गई है, सरकार को चिट्ठी इस सिलसिले में लिख दी गई है। और अगले हफ्ते जब बर्तानिया के अंदर वैक्सीन शुरू होगी तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार यहां पर भी, यानी मुल्क के अंदर भी सबसे सस्ती और कम दामों पर मिलने वाली वैक्सीन, जिसका आगाज हिंदुस्तान के अंदर किया जा सकता है। चलिए जी, वैक्सीन के बाद अब जरा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों की और जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। और सबसे पहले बात हुकूमत के एक और बड़े फैसले की करते हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाबंदियां बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोरोना पर जो पाबंदियां लगी हुई थी वो फिलहाल 31 दिसंबर तक उस ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया है। और उस ऑर्डर के तहत अब सभी स्कूल कॉलेज 31 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के अंदर बंद रहेंगे। ताम ऑनलाइन क्लासेस को चालू रखने की बात कही गई है। इसके साथ साथ वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए भी हद जो है वो मुकर्रर कर दी गई और 15,000 हर दिन यात्रा के लिए आ सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए उसके लिए 15,000 का कैप जो है वो कर दिया गया है। और सबकी डिस्ट्रिक्ट जो 20 जिले जम्मू कश्मीर के हैं वो ऑरेंज जोन के अंदर इस वक्त रखे गए हैं। ऑरेंज जोन के अंदर रखे गए हैं 20 के 20 जिले, कोई रेड में नहीं है, सारे ऑरेंज जोन के अंदर है। और इस तरीके से फिलहाल हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो ऑर्डर जारी कर दिया उसमें यह साफ कर दिया गया है कि 31 आज से जो हुक्मनामा नाफिजुल अमल रहेगा वो 31 जनवरी तक रहेगा। और 31 जनवरी तक सभी कॉलेज और स्कूल एक बार फिर बंद रहेंगे। कश्मीर जोन के अंदर पहले ही बंद थे, लेकिन दोबारा से ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया और साथ साथ कैप कर दिया गया है वैष्णो देवी यात्रियों के लिए कि वो 15,000 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। चलिए, इस बीच सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 20 के 20 अजला यूनियन टेरिटरी के जम्मू और कश्मीर सूबे दोनों जो ऑरेंज जोन में रहेंगे। माता वैष्णो देवी वाले यात्री जो इशफाक आपको बता रहे थे कि 15,000 यात्रियों को अब आने की इजाजत होगी एक दिन के अंदर कोविड प्रोटोकॉल के तहत। वहां पर भी अमल दरामद होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है मुतलका कमेटी की तरफ से। 31 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो पहले ही चल रही थी, महकमा तालीम का यह दावा था कि करीब 11 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन दिन भर तालीम हासिल करते हैं, वो तालीम जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, ना इस पर रोक होगी। लेकिन साथ ही चलिए जी, इस खबर के बाद जरा बढ़ते हैं आगे जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर की ओर भी आते हैं। और खबर जरा कठुआ से शुरू करते हैं, जहां पर कल रात देर गए धमाके की भी खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया है। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल रात देर गए धमाके की खबर आई थी, उसके बाद
आज भी इस इलाके के आसपास सिक्योरिटी का पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। मजहबी मकाम को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी जो नाकाम रही, पुलिस सराय का कहना है। और फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से इस इलाके के अंदर रात 7 बजे के बाद जब इस इलाके के अंदर सनसनी फैली कि इस तरह की धमाके की आवाज सुनाई दी गई, सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। और सुबह सुबह ये खबर आ रही कि इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, ये मजहबी मकाम को निशाना बनाने की कोशिश हुई, उन लोगों को तलाश करने की कोशिश सुबह तक जारी थी। जंडी इलाका बताया जाता है कि कौमी शाहरा से ज्यादा दूर ये इलाका नहीं है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, पुलिस ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। देर रात इन इलाकों के अंदर सनसनी फैली और नेशनल हाईवे के आसपास जब यहां पर अफरा तफरी मची थी तो कुछ देर के लिए खबरें यह भी हैं कि ट्रैफिक को भी जंडी के मकाम पर और इसके आसपास रोका गया। निशाना मजहबी मकाम था जो पुलिस बताती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और इसके बाद सर्च ऑपरेशन देर रात चलता रहा। सरबजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सरबजीत, अभी क्या कुछ सूरत हाल है? रात देर के धमाके की वजह से सूरत हाल पुरतनाव थी और काफी ज्यादा कशीदगी जो है वो आसपास देखने को मिल रही थी। अब क्या किसी की गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ खबर आपके पास है? बिल्कुल, कल देर रात से ही यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। ये इलाके अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और जितने भी रूट्स जो हैं जम्मू कश्मीर पठानकोट नेशनल हाईवे से इस रास्ते को जोड़ते हैं उनको बंद किया गया था और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जगह जगह पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी। इलाके की अगर बात करूँ तो जंगल का इलाका है, घना कोहरा है यहाँ पर और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा है कि सबसे पहले पुलिस को ये था कि उस ब्लास्ट के साइट को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए। कड़ी मुशक्कत के बाद रात को पुलिस वहाँ पर पहुँच पाई है और वहाँ पर जिस तरह के हमारे सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात हुई है कि वहाँ पर एक पिन्नुमा चीज भी मिली है, तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक ग्रेनेड ब्लास्ट ही हो सकता है। घनी धुंध के बावजूद भी यहाँ पर पूरी रात से कॉर्डन किया गया था और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। हालांकि किसी की अभी तक गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। सरबजीत, इस इलाके के अंदर इस तरह का इंसिडेंट होना काफी बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न भी माना जा रहा है। क्या किसी तरह की पहले इनपुट्स थी, रिपोर्ट थी इस इलाके के अंदर मूवमेंट? क्योंकि हीरानगर है तो हीरानगर जहन में आते ही यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, ये चीजें भी माइंड में आती हैं। और पुलिस कितना सीरियसली इस इंसिडेंट को ले रही है? जी बिल्कुल, ये इन इलाकों की बात करें तो हीरानगर अक्सर जो है आतंकी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा है। कई प्रकार से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के रूट रहे हैं, आतंकी हमले भी ये जो हीरानगर सेक्टर है ये कई बार झेल चुका है। तो पुलिस जो है इसको हल्के में ना लेते हुए जैसे ही पुलिस को इस तरह के समाचार मिले कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है, लगातार उसके बाद पुलिस, एसओजी, आर्मी और सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पर गश्त कर रही हैं। और यहाँ पर पूरे इलाके की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाके को जितने भी रूट्स यहाँ पर जोड़ते हैं पूरे इलाके को बंद कर यहाँ पर रात से ही कॉर्डन लगाया गया था और सर्च ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। हालांकि यहाँ पर घना कोहरा है, सर्च ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो सुरक्षा बलों के जवानों को करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स देने के लिए कि किस तरीके का माहौल रात भर वहां पड़ता। बढ़ते हैं जरा आगे, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। जहां कल ये धमाका हुआ था वहीं पर कल ही एनकाउंटर भी श्रीनगर के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ था और 24 घंटे तक मार्का आराई में पुलिस ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। उमराबाद होकरसर का इलाका जहां पर झड़प हुई थी और तसादुम आराई में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। पहले आर्मी की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद पुलिस का बयान रात देर गए दोबारा आया। इस मार्का आराई के दौरान एक रिहायशी मकान तबाह और इस दौरान पुरतशद्दुद झड़पों की भी खबरें जो है वो मौसूल हुई हैं। ताहम इस खबर के साथ साथ कुछ अहम बातें भी जुड़ी हुई है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जब ये इख्तिताम पजीर झड़प हुई और सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुए उसके फौरन बाद पीसीआर के बाहर यानी पुलिस कंट्रोल रूम जो बटमालू श्रीनगर के अंदर है वहां पर लवाहिकीन भी सामने आए, मारे गए मिलिटेंटों के घर वाले सामने आए और उन्होंने एहतिजाज किया और मीडिया के साथ उन्होंने बात भी की है। और उस एहतिजाज और बातचीत के दौरान बहुत ज्यादा शक शुबात और सवालात पैदा हुए हैं। 2 तालिब इल्म थे, एक तरखान था, इस तरीके की बात आ रही है। जंगजू नहीं थे, इंसाफ
इंसाफ किया जाए। अहले खाना की तरफ से एहतजाज के दौरान यह बात जो है वो सामने रखी गई है। ताहम इसमें और क्या कुछ सामने आ रहा है, मुश्तबह जंगजुओं की फहरिस्त में नहीं थे। ये पुलिस का मानना है कि मुश्तबह जंगजुओं की जो लिस्ट, मिलिटेंटों की जो लिस्ट है, उसमें ये दोनों नहीं थे। दो बालाई वर्कर हो सकते हैं, एक ने हथियार उठाया था। अभी पुलिस ये सारा एज्यूम कर रही है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में तीनों के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है कि वो OGW थे, उन्होंने किसी तरीके से मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है। लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही है तो उसके फौरन बाद हरकत में बड़ी चीजें आ रही है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच भी होगी और अगर तहरीरी शिकायतें मौसूल होती हैं तो और भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लवाहिकीन लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उमराबाद होकरसर में जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें आर्मी और पुलिस बयान के मुताबिक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, वो तीनों के तीनों सिविलियंस हैं और उनका मिलिटेंसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये घर वालों का मानना है। और लगातार वो ये कह रहे थे कि श्रीनगर फोरम बनने वो आए हैं और इसके आगे क्या कुछ हुआ उन्हें नहीं पता है। बल्कि कुछ जराया ये भी कह रहे हैं कि रात 5, साढ़े 5 बजे भी इन 3 में से एक ने अपने घर वालों के साथ बात की थी फोन पर और उस वक्त भी एनकाउंटर के बारे में कोई इतला उसने नहीं दी थी। उमराबाद होकरसर का इलाका जहां पर एनकाउंटर हुआ, 3 मिलिटेंटों के मारे जाने का दावा फौज की तरफ से किया गया। पुलिस ने रात देर के बयान जारी करते हुए वजाहतन सारी डिटेल लिखी, कितने बजे ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ हुआ, लेकिन अहले खाना लगातार एहतजाज करते हुए नजर आए, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये तीनों के तीनों जो थे सिविलियन थे और फर्जी झड़प में मारे गए हैं। इस खबर के आने के बाद सियासी गहमा गहमी काफी ज्यादा तेज हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तहकीकात की मांग की है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल जो इस वक्त की है, जो वो इस तरीके से है कि एक तरफ से पुलिस और आर्मी का बयान है जो ये लगातार कह रहे हैं कि तीनों मिलिटेंट है, और दूसरी तरफ से बयान अहले खाना का है जिनका मानना है कि श्रीनगर फोरम भरने के लिए आए थे और उन्हें फर्जी झड़प में मार दिया गया है। इससे पहले शुपिया अमशीपोरा भी आपको याद रखना होगा, वहां पर बयान क्या कुछ आया था। बाद में जब तहरीरी शिकायतें मौसूल हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तहकीकात शुरू की तो मालूम पड़ा कि तीनों के तीनों गैर रियासती नहीं, वो रियासत के ही रहने वाले थे और तीनों के तीनों सिविलियंस थे। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है और मामला इस वक्त अदालत के सामने है। इसलिए बड़ी चीजें और बड़ी चिमेगोइयां जो है वो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर चल रही है। सियासी सर्कलों में इस खबर को काफी तेजी के साथ लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस इदारे और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो खबर जो कुछ है हमने आपके सामने रख दी है कि किस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है। फौज का दावा अपनी जगह, पुलिस का दावा अपनी जगह और अहले खाना का दावा भी आपके सामने हमने रख दिया है, लेकिन सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर लगी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या यहां पर भी तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा और तहकीकात होगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार माना जा रहा है जिस तरीके से कल एहतजाज हुआ था, इनमें एक जो लड़का मारा गया है जिसको कहा गया कि मिलिटेंट भी है क्योंकि एनकाउंटर में वो मारा गया है, उसका वालिद पुलिस के अंदर है। इसलिए बड़ी चीजें जो है वो क्लियर भी हो रही हैं और पुलिस रिकॉर्ड तीनों के बारे में क्लियर है कि कोई भी लिंक इनका अभी तक नहीं मिला है। पुलिस ने खुद इस बात का दावा जो है वो पेश किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि हो सकता है एक मिलिटेंट हो, 2 बालाई वर्कर हो, नए नए हो, इसलिए मारे गए हो, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत। और आर्मी का क्या कुछ कहना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मी का मानना है कि जिस तरीके से हथियार डालने की कोशिश करवा रहे थे वो हथियार डाले नहीं गए, फायरिंग की गई और लगातार फायरिंग सुबह तक चली है, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट मारे गए। दरअसल हमला बड़ा मंसूबा था। मंसूबा श्रीनगर बारामूला हाईवे पर हो सकता है कि किसी जगह पर उन्होंने कार्रवाई करनी हो, लेकिन पहले ही मुसद्दिका इत्तला मिलने पर ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद ये तीनों मारे गए हैं। बहरहाल बयानात आपकी जगह है, लेकिन अब आगे होगा क्या। सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है उस चेयर पर जो हतमी फैसला ले सकती है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में ये पूरा मामला पहले ही आ चुका है। और इस वाक़े के बाद अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे, चूंकि मुख्तलिफ मकामात पर जो आपने जिक्र किया एहतजाज हो सकता है या कुछ मकामात पर हुआ,
इसलिए पुलवामा के अंदर भी शुरुआती दौर में ये खबर आई कि वहां पर भी इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई, ताकि सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि काफी ज्यादा एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि मुहिम चल पड़ी थी फेक एनकाउंटर नाम से, उन तमाम चीजों से बचा जाए और किसी तरीके से भी किसी को मजीद नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए इंतजामिया ने एहतियातन ये फैसला लिया था। इधर माना जा रहा है कि आज भी हो सकता है कि एहतजाज पुलवामा के अंदर हो, इसलिए इंतजामिया ने यहां पर न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त है तमाम इलाकों के अंदर, बल्कि इस इलाके के अंदर जहां से नौजवानों का ताल्लुक था वहां पर भी इंतजामिया की तरफ से करीबी नजर रखी जा रही है और पुरअमन सूरत हाल रहे, इसके लिए तमाम कोशिशें मकामी सतह पर भी इंतजामिया की तरफ से की जा रही हैं। चलिए जी, ये तो झड़प की खबर थी और इसके साथ हमने आपको बता दिया कि अहले खाना क्या कुछ कह रहे हैं और सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर है कि इस मामले पर और क्या कुछ होगा। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे मौसम का मिजाज और सरकार क्यों फेलियर रही 2020 में भी बड़े फैसलों को निभाने में, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।